हुजूर, थोड़ी सी मुझे जगह दे दीजिए। हुजूर, थोड़ी सी हमको इबादत की जगह मिल जाती। हुजूर। नमस्कार साथियों, द पब्लिक डायलॉग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। यह जो अमेरिका हो या भारत हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यहाँ की संस्थाओं में लेफ्ट लिबरल गैंग हर जगह बैठा हुआ है। 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी इस देश में एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसे अभी तोड़ा नहीं जा सका है। हम वोटर हो करके भले ही ना समझ रहे हो, हम 100 यूनिट फ्री बिजली, 150 लीटर पानी पर अपना वोट दे आते हैं और यह नहीं जानते हैं, यह नहीं सोचते हैं कि हम किसे वोट दे रहे हैं। हम इतने लालची हो चुके हैं। इस देश में अभी चुनाव बीता है, आप बताइए कितने ये वामपंथी और विपक्ष कांग्रेसी जो भी लोग हैं, ये कितने लोगों ने मुद्दों की बात की? किसी ने मुद्दे की बात की? सब पर्सनल अटैक पर। जनता को यह नहीं बताया जाता कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। बस ये कहा जाता है कि फलाना आदमी संविधान बदल रहा है, फलाना आरक्षण खत्म कर देगा, फलाने ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये मतलब पर्सनल अटैक जैसे नरेंद्र मोदी पर होते हैं। आप उस हमले के पीछे के कारण को पता नहीं समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से वामपंथ ने उनको अपने शिकंजे में ले लिया है। अब स्थिति यह है कि वामपंथ को आम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे। पहले पहचानना आसान था, पहले ये झोला और दाढ़ी बढ़ा के वामपंथ घूमता था, लेकिन अब वामपंथ झोला और दाढ़ी बढ़ा के नहीं घूम रहा है। अब वामपंथ उदारवाद के रूप में घूम रहा है, आधुनिकता के रूप में घूम रहा है। वामपंथ ने अपना रूप बदल लिया है, लेकिन काम नहीं बदला है। काम वही, टारगेट उसका ये वही है कि भारत की सभ्यता संस्कृति को किस प्रकार से जकड़ लिया जाए। जहां जहां भी फ्रांस की स्थिति आप देख रहे हैं, फ्रांस आज इस्लाम के भयावह आतंक से मतलब कि एकदम विक्षिप्त हो चुका है, एकदम अब वो लाचार हो चुका है फ्रांस। और ये हालत भारत में भी धीरे धीरे आ रहा है। अमेरिका भी लगभग उसी कंडीशन में जा रहा है। ब्रिटेन तो 50% से ज़्यादा जा चुका है। और आने वाले भविष्य में आप नोट करके रख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, ब्रिटेन अगले कुछ दिनों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। इसको आप खूंटे में बांध लीजिए, यह होकर रहेगा। इस्लाम क्या करता है? पहले ये सीरिया, अमन तमन से, बांग्लादेश, जहां से जैसे भारत में आते हैं, पहले ही वहां से कहीं से मार के भगाए जाएंगे और पहुंच जाएंगे आपके यहाँ। हुजूर, थोड़ी सी मुझे जगह दे दीजिए, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। बस मुझे थोड़ी सी, बस रहने के लिए जगह दे दीजिए, मैं किसी तरह अपना जीवन बिता सकूं। हुजूर, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। वो आपको इस तरह से पिघलाएंगे कि आप पिघल जाएंगे। आप उनको थोड़ी सी जगह दे देंगे। कुछ दिनों बाद, हुजूर, यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, आपका देश बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हुजूर, थोड़ी सी हमको इबादत की जगह मिल जाती। हुजूर, इबादत की जगह मिल जाती तो हम इबादत कर लेते। हुजूर, थोड़ी सी इबादत की जगह थोड़ी सी मिल गई, वहाँ इबादत गाह बन जाएगा। अब जब इबादत गाह बन जाएगा, इबादत की जगह मिल गई, तो आओ आओ आओ, जल्दी आओ, और यहाँ जगह है, आओ आओ आओ, यहीं आओ आओ। वो बुला लेंगे उधर से और सबको, वो 100-150 हो जाएंगे। यहाँ जगह है, 100-150 हो गए, तब तक वहाँ चुनाव आ गया, वार्ड का मान लीजिए चुनाव आ गया। भाई, हम वोट देंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर काम होगा तो हम वोट देंगे।
अब जो मतदाता जो चुनाव लड़ रहा है भाई 150 वोट है, 150 वोट मायने रखता है वार्ड के चुनाव में। चलो भाई ठीक है, चलो 100-150 लोग हैं, हम लोग सुन लेंगे क्या करना है इसका, उनकी बात सुन लेंगे, ठीक है कह दो, हाँ हो जाएगा। अब उसकी शर्तों पर, अपनी शर्तों को उन्होंने वोट दिया। फंडा उनका है कि जनसंख्या बढ़ाते रहना है, कुछ दिनों बाद वो 150 से जो है कि 500 हो जाएंगे। मेयर का, अब मेयर के चुनाव में प्रभाव डालेंगे, मेयर का चुनाव आ गया आएगा, भाई हमको हिस्सेदारी चाहिए सत्ता में, तब जो है कि हम वोट करेंगे जो हमको हिस्सेदारी देगा। अब 500 जिसके पास वोट है, बहुत सारे लोग हो जाएंगे हिस्सेदारी देने के लिए, सोचने क्या हो जाएगा इससे, अपनी शर्तों पर वोट दिए। अब मेयर के बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ते बढ़ते भाई सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है, और जिनको शरण दिया, जहां उन्होंने शरण लिया, जब कल को वही कहेंगे यहाँ का कानून ठीक नहीं है, अरे बेहूदो, तुम्हारे जान के लाले पड़े थे, वहां से भाग कर यहाँ आए और यहाँ का कानून आज देख रहे हो ठीक नहीं है। यही भारत में भी हुआ, कांग्रेस ने यही किया, वामपंथियों ने यही किया। बांग्लादेश में म्यांमार से शरणार्थी आए, हम रह लेंगे, अच्छा भाई इनको रख दो, अब यह सत्ता में भागीदारी मांग रहे हैं। और वही जिनको हमने शरण दिया है, जिनकी जान की रक्षा की है यहाँ, वो आज हम पर सवाल कर रहे हैं कि हम सहिष्णु नहीं हैं, हमारा कानून ठीक नहीं है, हमको यहाँ सताया जा रहा है, और जहाँ सुख था वहां से तुम आए क्यों, यहाँ सताया जा रहा है, तो यहाँ सताया जाता तो तुमको यहाँ रखा नहीं जाता। जो भी कोई राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए अच्छा काम होगा, वामपंथी उस पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। वामपंथ आपके आसपास है, इसे आपको पहचानना होगा, और यह बहुत आसान काम नहीं है। आप जब तक एक जागरूक मतदाता नहीं बनेंगे, वोट कैसे देते हैं आप अब्दुल से सीखिए, नरेंद्र मोदी या आप, मैं आपको ही कह रहा हूं, आप उनके लिए कितना हूं बड़ा काम करके, अपना दिल चीर करके उनको दे दीजिए, उनके लिए कोई काम कर दीजिए, उनके कल्याण का काम कर दीजिए, लेकिन वोट वो किसे देंगे, जो शरिया की बात करेगा, जो 3 तलाक की बात करेगा, जो हलाला की बात करेगा, जो हलाला की छूट देगा, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र, जिसमें उन्हें लगेगा कि यह हमें इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि देश का विकास हो, हम सब लोग ठीक से रह, नहीं, आप कितना ही ठीक से रहेंगे आप उनके लिए काफी है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह हदीस और कुरान कह रहा है। ये जो मदरसे चल रहे हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? यूपी में योगी सरकार ने मदरसों को बंद करने की जो बात कही है, उसके पीछे का कारण आपने समझा? आपको तो लगा होगा कि मुसलमानों से जल रहे हैं, इसलिए जो है कि ये नरेंद्र मोदी या योगी की सरकार मदरसे बंद कर रही है। बहुत भ्रम में है आप। मदरसों में कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, और अगर उसमें जो हिंदू बच्चे या जो मुसलमान कोई भी बच्चे जो पढ़े, उसमें कहीं कहीं हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, तो यही बताया जाएगा ना, मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, और उसको मारने के बाद तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब बताइए बच्चों को ये किस विज्ञान से जुड़ा हुआ है? वामपंथी तो बनेगा ही, तो गर्दन कटवाने का काम करेगा, इस देश की व्यवस्था को कोलैप्स करने का काम करेगा। आज हम लोकतांत्रिक देश के रूप में कर, हम लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है। ये अधिकार तभी तक है सबको, चाहे तुम भीम को मान लो, चाहे फलाना को मान लो, चाहे ढिमका को मान लो, जो भी लोग हैं भीम वाले हैं, चाहे जो भी हैं, ये तुम भीम को तभी तक मान रहे हो जब तक यहाँ सनातन है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तभी तक लोकतंत्र है, चाहे भीम है चाहे संविधान है। जिस दिन अब्दुल की सत्ता हुई ना, उस दिन न संविधान रहेगा, न भीम रहेंगे, न तुम्हारी विचारधारा रहेगी, न तुम्हारी बोलने की आज़ादी रहेगी। सिर्फ पिछवाड़ा उठा करके और चिल्लाना होगा। तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो, नहीं मानोगे तो काफिर कह के मार दिए जाओगे। मजबूरी में तुम्हें मानना होगा, नहीं कटवानी होगी। अपनी बहन के साथ ब्याह करने के लिए मजबूर किए जाओगे,
तभी तो तुम आखिर बन पाओगे भाई। तुम सारे गंदे काम जब शुरू करोगे, तुमसे करवाया जाएगा, तुम गंदे काम शुरू कर दोगे, स्वयं अब उसी में डूब जाओगे, तुम चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। गंदगी के नाले में कूद जाओगे जब, तो उसमें से चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। इतना गहरा है, निकलोगे तो लोग कहेंगे अरे यार इसमें से तुम्हारा जो आत्मा जमीर है वो तो या तो सोचेगा कि जिंदा रहे तो इसी में रहेंगे, तो मर ही जाए अच्छा हो। तो सारे भीम और सारी व्यवस्था, सारा लोकतंत्र, सारा अभिव्यक्ति की आज़ादी, सहिष्णुता कुछ नहीं देख पाओगे। ये तभी तक देख रहे हो जब यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ सनातन है, यहाँ सनातन संस्कृति अभी भी मजबूत है। लेकिन इसे मजबूत रखने के लिए जागरूक मतदाता बनना होगा। अगर आप जागरूक मतदाता नहीं बन सकते हैं तो आप न वामपंथ को पहचान पाएंगे, न इस इस्लामिक कट्टरपंथ को पहचान पाएंगे। आपको यह लगेगा कि वहाँ कोई विवाद होगा। जितने भी, अच्छा नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? नुपुर शर्मा ने तो वही कहा था, वही कोट किया था ना जो हदीस में लिखा हुआ है। अंदाजे गुफ्तगू ठीक नहीं था नुपुर शर्मा का। अरे बेहुदा, यहाँ शेरो शायरी चल रही है क्या कि अंदाजे गुफ्तगू देख रहे हो? तुम्हारे हदीस में लिखा है, जो लिखा है उन सबका कहने का तरीका अलग अलग होता है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे तरीके से सारे लोग थोड़ी बोल लेंगे, सबका अपना अपना तरीका है बोलने का, वक्तव्य देने का। तो अंदाजे गुफ्तगू ठीक नहीं है, शेरो शायरी चल रही है। कन्हैया लाल की गर्दन काट दोगे आजादी के नाम पर। और तुम्हारा मतलब तुम्हारे दीन को कोई सवाल न उठाए, तुम्हारे दीन के किताबों में और तुम्हारे दीन में गंदगी का अंबार है, उसको कोई न कहे और दूसरे पर तुम प्रश्न उठाते चलो ये काफिर है, वो फलाने की गर्दन काटो। इस देश का हिंदू अभी वॉच एंड वेट की स्थिति में मुझे लग रहा है कि है। लेकिन यह वॉच एंड वेट की स्थिति बहुत दिन तक अगर इसी में रहेगा, वॉच एंड वेट में ही बहुत दिन तक अगर इस देश का हिंदू रहेगा, तब तो नुकसान कर जाएगा इस देश का भी, अपने आने वाली पीढ़ियों का भी। वे वॉच एंड वेट ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा। और जिस दिन वॉच एंड वेट से हिंदू निकलेगा ना, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। और इसे दुरुस्त करने के लिए एक दिन वे वॉच एंड वेट को किनारे करके खुद को उनके जैसा जवाब देना होगा जैसा वो चाहते हैं। तो इस देश में आज कांग्रेस को आप हल्के में ले रहे हैं। इस सब का जो सेंटर है, जो केंद्र है, जो कार्यालय है, वो कांग्रेस है। आप कहते हैं कि अब भाई नरेंद्र मोदी में कमियां, लेकिन क्या तुम गाय कसाई के यहाँ चली जाएगी तो कसाई उसकी रक्षा करेगा? हमारा कोई काम अगर नहीं हो रहा है या लग रहा है कि काम होना चाहिए तो उसके लिए नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जाए। उम्मीद है आप सबको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे ही नहीं सभी राष्ट्रवादियों को आप लोग सपोर्ट करें, चाहे कोई भी राष्ट्रवादी हो। अगर वो राष्ट्र के बारे में बोलता है टूटी फूटी भाषा में, हो सकता है कि उसका विश्लेषण कुछ कम ज़्यादा हो, चूँकि यहाँ बड़े बड़े विश्लेषण करने वाले लोग भी हैं। तो धीरे धीरे ही सब लोग आगे आए हैं, समझ बढ़ी है। इस प्रकार से आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करें, सभी राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। मैं प्रयास करूंगा सामान्य भाषा में आप लोगों के साथ में उपस्थित होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।